नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा आयोजन से संबंधित है। ये आपका यूनिट 3 में से होने वाला है। यूनिट 3 का ही नाम है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो दो हमारे टॉपिक हैं, दो टॉपिक को मिक्स करके हमारा बना है यूनिट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको प्लानिंग पूरा कवर करवा दिया है। देखिए, यूनिट आपके 5 है और क्वेश्चन भी आपके 5 आते हैं। और आपको पता होगा, जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आया था पिछले बार, उसका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सेम ऐसा ही आता है। जैसे बीए वाले बच्चों का होता है ना कि 8 क्वेश्चन आ गए भाई, पूरी बुक में से कोई 5 कर लो या कोई 4 कर लो, वैसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे और वो पांचों करना आपको कंपलसरी होंगे, लेकिन हाँ, उन पांचों क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होंगे, या ये करो या ये करो। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको पांचों यूनिट ही पढ़नी होगी, ठीक है। तो हमारा यूनिट 1 कवर हो गया है, यूनिट 3 हमारी कवर हो जाएगी आज इस वीडियो के बाद। बचा यूनिट 4, वो आपको शाम तक मिल जाएगी। और यूनिट 5 जो रह जाएगा, तो वो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लेना। पॉसिबल हुआ तो मैं करवा दूँगी, ठीक है। जितना जल्दी हुआ उतना मैं क्वेश्चन उसका बता दूँगी कि कैसे करना है, क्या करना है उसके अंदर। और जैसे ही आप यूनिट 3 और यूनिट 4 कर लेते हो, तो यूनिट 2 जो है वो आप ऑटोमेटिक कर लोगे, ठीक है। यूनिट 3, 4 और यूनिट 5 अगर आप कर लेते हो, तो यूनिट 2 आप ऑटोमेटिक कर लोगे। तो देखिए, आपसे पूछेगा जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो आयोजन है, वो क्या है और इसकी प्रक्रिया और महत्व की व्याख्या करनी है। इससे पहले ये जो आपको वीडियो मिली होगी, जिसमें हमने जाना कि अनौपचारिक संगठन क्या है और औपचारिक संगठन से कैसे भिन्न है। इसका मतलब हमने इस वीडियो के अंदर ये जाना था कि जो औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऑर्गेनाइजिंग होता है, वो क्या होता है, और अनौपचारिक क्या होता है, मीन्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये भी आपका इसी क्वेश्चन का भाग है, ठीक है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि आयोजन क्या है, इसकी प्रक्रिया और महत्व। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है, जितना करवा रही हूँ पूरा लिख के आ जाना, इनफ रहेगा, ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजिंग लिखना है। इसका मतलब होता है आयोजन। सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, कोई प्लानिंग बनाते हैं। जब हमारी प्लानिंग वो बन जाती है, तो उसके बाद उसको लागू करने का काम होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज करने का काम होता है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को सही तरीके से रखना। जैसे मान लीजिए कपड़े रखे हुए हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं, तो उसको सही से रखना, अलमारी में रखना, तय करके रखना, यही होता है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक नाउन होता है, वहीं पे ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक वर्ब है, यानी कि काम करने की प्रक्रिया। तो देखिए, मानवीय प्रयासों में सामंजस्य, जो भी मानव के द्वारा काम किए जाते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, यही कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमने क्या किया, सिर्फ प्लानिंग कर ली है। अब हम उसको लागू करेंगे, देखेंगे कि कितने कहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा आप लिख सकते हैं, संसाधनों का एकत्रण करने का कार्य करता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये होता है कि जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे मानव हो, भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो, उन सभी को एक साथ करने का कार्य करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। यानी कि अब एक भूमि लेंगे, क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली कि हमें एक कंपनी खोलनी है। कंपनी कहाँ खोलनी है, उसके लिए हम एक भूमि लेंगे, उसमें हम मशीनें लगवाएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि कितने वर्कर हमें चाहिए। फिर जब हम वर्कर को रखेंगे तो वो आएगा हमारा स्टाफिंग में। बट अभी हम सिर्फ भूमि हमने ले ली, उसके बाद हमने ये देखा कि कितने वर्कर यहाँ पे काम करेंगे और क्या क्या डिपार्टमेंट रहेगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए, नियोजन के बाद यानी प्लानिंग के बाद जो कार्य होता है वो आयोजन कहलाता है। आयोजन में कार्य का विभाजन शामिल है, यानी कि हमने प्लानिंग के अंदर देखा कि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, उन्हीं कामों का बंटवारा आयोजन कहलाता है। आयोजन को प्रबंधन की रीढ़ कहा जाता है। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि प्रबंधन के अंदर आयोजन को प्रबंधन की रीढ़ कहा जाता है। जैसे एक इंसान की रीढ़ की हड्डी क्या है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो इंसान नहीं है। इसी टाइप से प्रबंधन के अंदर अगर आयोजन नहीं है, इट मीन्स अगर मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपको पता है कि आपको स्टाफ चाहिए, आपने स्टाफ लिया है, आप मशीन लिया है, आपने भूमि ले ली,
उनसे काम करवाने लग गए, बट आपको पता ही नहीं है कि कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है, किससे क्या काम करवाना है, किसकी योग्यता क्या है। अब आपने एक अकाउंटिंग वाले पर्सन को हायर किया, उससे आप कॉलिंग करवा रहे हो, तो क्या ये सही बात है? नहीं। अब जब आपने ऑर्गेनाइज ही नहीं किया सही से चीज़ों को, सही से स्थान ही नहीं दिया है लोगों को उनके काम करने का, तो फिर वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग का कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यही होता है, सबसे पहले हम कार्य को पहचानते हैं कि कौन सा कार्य किसका है और उसका विभाजन करते हैं, यानी कि कार्यों को बांटते हैं। उसके बाद जो कार्य बट जाते हैं, मान लीजिए 10 टाइप के यहाँ पे काम है, इस टाइप से हमने देखा कि पहला काम जो है तीसरे काम से मैच हो रहा है और तीसरा पाँचवें से, तो हम जो है पहला काम, तीसरा काम और पांचवा काम एक में कर देंगे और इनको संग में करके इसका एक क्या बनाएंगे, इसका विभागीकरण करेंगे, यानी कि इसका एक विभाग बनाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो। यानी कि जब काम सेम होते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि भाई हमें इतने सारे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन होगा, फिर मार्केटिंग होगी, फिर लोग सेल करेंगे, फिर उसकी सर्विस देंगे, और फिर उसके बाद भी जो आगे का प्रोसेस होता है बिल बनाना, तो इतने सारे काम होते हैं जिनका नेचर सेम होता है। जिन कामों का नेचर जो है, प्रकृति जो है वो सेम होती है, उस काम को हम एक तरफ करेंगे और उसका विभाग बनाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट में आपको यही लिखना है कि सबसे पहले हमें कार्य को पहचानना है, उसका विभाजन करना है, विभाजन करने के बाद उसका एक विभाग बनाना है, यानी कि उस विभाग के अंदर कितने सारे काम आ रहे हैं, वो विभागीकरण। उसके बाद है कर्तव्यों का निर्धारण करना है। जैसे एक विभाग बन गया, एक विभाग के अंदर मान लीजिए 5 लोग हैं और एक उसका मैनेजर है, तो यहाँ पर अब हम इनके कर्तव्यों को बताएंगे कि भाई आप 5 लोगों की ड्यूटी ये है और आपकी ड्यूटी ये है, यानी कि आप जो 5 लोग हैं ये काम करके अपना रिपोर्ट मैनेजर को दोगे और मैनेजर आपसे रिपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर हम उनके जो इतने भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उन सभी का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्य को पहचाना और उसका विभाजन किया। विभाजन के आधार पर हमने विभागीकरण किया। विभागीकरण के बाद हमने उनके जो डिपार्टमेंट है, जो हर एक डिपार्टमेंट बन गए होंगे, 4 या 5 जितने भी बने होंगे, उन सभी को उनके कर्तव्य, उनके ड्यूटीज़ बताई कि आपकी ड्यूटीज़ ये है, आपको ये चीज़ें करनी है। और फिर उसके बाद उनके रिपोर्टिंग संबंध की स्थापना की, जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, मैनेजर के नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताना है। मान लीजिए 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं मैनेजर के अंदर, तो इनको हमें बताना है कि आपको अपनी रिपोर्टिंग जो है शाम को इनको देनी है। कई बार आपने देखा होगा, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो जॉब कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर टीएल होता है। टीएल को हम 6 बजे आप लोग क्या है रिपोर्ट देके जाते होगे कि आज मैंने इतना कॉल किया, आज मैंने इतना बिल बनाया, या आज मैंने इतना काम किया, है ना। और फिर जो मैनेजर है, मैनेजर का काम क्या होता है, अगर आपने रिपोर्ट नहीं दी तो आपसे रिपोर्ट मांगना कि भाई आज के दिन आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या काम डिसाइड किया और क्या क्या कार्य किया। तो वही होता है रिपोर्टिंग संबंध को स्थापना, यानी कि रिपोर्टिंग वाले संबंध स्थापित करना कि आप इसको रिपोर्टिंग दोगे और आप इससे रिपोर्टिंग लोगे। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, तो एक कंपनी के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं या 100 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई भी किसी को रिपोर्ट दे के बोल देगा भाई मैंने इतना काम किया, मैं घर जा रहा हूँ। फिर पता ही नहीं ना कौन उसका मैनेजर है, कौन क्या है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी होती है। पता होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे टीएल होगा और टीएल के नीचे काम कर रहे उसके जितने भी वर्कर हैं वो होंगे। तो यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। 4 भागों में होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इतना कोई हार्ड नहीं है, बस लाइंस अपने अकॉर्डिंग आप बना के लिख लेना। बाकी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी आपकी ये बुक है बिजनेस मैनेजमेंट की। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस लिखना है कि अगर ऑर्गेनाइजिंग है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मीन्स आप ऐसे समझो कि अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता तो क्या क्या चीज़ें नहीं हो पाती। सबसे पहले देखो, ऑर्गेनाइजिंग है तभी क्या है, विशिष्टीकरण है। यानी कि विशिष्टीकरण क्या है कि मतलब स्पेशलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आपको ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि भाई आप कॉल्स करोगे, ठीक है, तो आप क्या कॉलिंग लाइन में बहुत अच्छे हो जाओगे। आपके अंदर क्या होगी, ये स्पेशलिस्ट बन जाओगे आप इस लाइन में कि भाई मैं तो कॉलिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, कस्टमर को मैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ और उनको जो है अच्छे से सेल कर देता हूँ कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ऑर्गेनाइजिंग होता है
तो जो व्यक्ति वहाँ पे जो कर्मचारी कार्य करता है जिस विभाग में या जिस प्रोडक्ट पे, उसका वो क्या हो जाता है एकदम मतलब स्पेशलाइजेशन उसके अंदर आ जाती है कि भाई मैं कस्टमर को हैंडल कर सकता हूँ, मैं कस्टमर को कोई भी चीज़ कंपनी लेके आए मैं उसको बेच सकता हूँ। चाहे कंपनी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करे, चाहे लाइट का करे, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करे, मैं कस्टमर को बेच सकता हूँ। ये मेरा मतलब विशिष्टीकरण है, यानी कि मैं यहाँ काम करते करते मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि मेरा विभाग क्या है, मेरा कॉलिंग का विभाग है और मैं कॉलिंग में एकदम मतलब जो है ना परफेक्ट हो गया हूँ। तो ये होता है हमारा विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन। अगर आप यहीं पे थोड़ा उल्टा सोचो, और अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता तो किसी को नहीं पता होता कि उसे क्या काम करना होता है। हो सकता है कभी वो कॉलिंग कर ले, हो सकता है कभी जाके वो प्रोडक्शन बनाने लग जाए, मतलब कोई मान लो लाइट वगैरह अगर कंपनी में बन रही है तो हो सकता है कभी वो लाइट बनाने लग जाए, कभी वो बिल बनाने लग जाए, कभी वो कुछ करने लग जाए। तो ऐसे उसे किसी भी काम का वो कभी भी कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। तो स्पेशलिस्ट कब बन सकता है? जब एक कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजिंग होगा, जब एक कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी कि ये इसका पद है, यहाँ पे ये कार्य करेगा और सिर्फ ये यही कार्य करेगा, तो उस लाइन में वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद है संबंधों का स्पष्टीकरण। अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, हमें पता रहता है कि हमें किसको रिपोर्ट आगे देनी है और हमसे रिपोर्ट कौन लेगा। ऐसा नहीं है कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं तो हम किसी को भी जाकर रिपोर्ट दे आए और घर चले जाए, नहीं। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजिंग है तो ऑर्गेनाइजिंग का महत्व यही है कि इससे हमें ये पता लगता है कि भाई हमारे साथ साथ कौन कौन कार्य कर रहा है, मतलब कितने लोग हमारी टीम में हैं, मैं किसकी टीम में काम कर रहा हूँ, मेरा टीएल कौन है, टीएल का मैनेजर कौन है, मुझे इसको रिपोर्ट देनी है टीएल को टीएल मेरे से रिपोर्ट लेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी उठ के आ गया, अब बोले एचआर आ गया उठ के और बोला कि आसू ने क्या काम किया मेरे को दिखा, तो नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि महत्व में मुझे ऑर्गेनाइज कर रखा है। भाई हमें ऑर्गेनाइजिंग जब कर रखा है यानी कि हमें पता है कि हमें किसको रिपोर्ट देनी है, तो मैं उसी को रिपोर्ट दूंगा ना, दूसरे बंदे को क्यों दूंगा। तो यही चीज़ है स्पष्टीकरण का मतलब यही है। एक होता है विशिष्टीकरण, एक होता है स्पष्टीकरण। इसका मतलब होता है कि आप उस काम में परफेक्ट हो गए हो, यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजिंग है तो वो उस काम में परफेक्ट हो गया है। दूसरा है संबंधों का स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है कि उसको ये पता है कि भाई मुझे किसको रिपोर्ट देनी है और मेरे से रिपोर्ट कौन लेगा। ऐसे ही मैं किसी और को रिपोर्ट नहीं दे सकता और ना ही मेरे से कोई भी उठ करके रिपोर्ट ले सकता। उसके बाद है इसके अंदर जब हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो संसाधनों का सही से उपयोग होता है, क्योंकि अब मानव भी क्या है, एक संसाधन है। अगर हमें ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा किसी कंपनी में, ऐसे ही हमें वहाँ पे रख लिया कि चलो तुम कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, बट हमें यही नहीं पता कि भाई हमारा काम क्या है, तो हो सकता है आज हम कॉल करें जाकर, कल हम प्रोडक्शन करें, परसों जाकर बिल बना रहे हैं, परसों जाकर मतलब 1-2 दिन बाद जाकर मैनेजर ही बन गए। तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है कि जो संसाधन होते हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे श्रम हो, सभी का सही से उपयोग किया जाता है। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये होता है कि प्रशासन जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एकदम प्रभावी इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद है यह संसाधन को परिवर्तन के अनुकूल बनाता है, यानी कि जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, परिवर्तन के अनुकूल बनाता है। यानी कि अगर कोई भी चेंजेस हम करने चाहें तो वहाँ पे हम वो चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन भी उसी टाइप के हमारे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का ये महत्व होता है। और ऐसा नहीं है कि भाई आप कॉल्स कर रहे हो, आपको एकदम से बोल दिया जाए कि आप अब जाके बिल बनाओ, बिल बनाने वाला जो अकाउंटेंट है वो आज नहीं आया, छुट्टी पे है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वही चीज़ है, अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस होता है, मान लो कॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस होता है कि आपको स्पीच अब ऐसे नहीं, आपको स्पीच ऐसे बोलनी है, आपको ऐसे ऐसे कस्टमर को बोलना है, तो वो क्या है, परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो कॉलिंग लाइन में एक्सपर्ट हो गए हैं, उनसे कैसे भी कॉलिंग करवा लो वो कर लेंगे, है ना। वही चीज़ होता है। और इससे क्या होता है, क्रमिकों का विकास होता है। क्रमिकों का विकास होगा ही होगा जब वो किसी चीज़ में उसको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसका विकास होगा, आगे जाकर वो किसी भी और अच्छी कंपनी में काम कर सकता है। विकास और विस्तार में भी आपको यही सेम चीज़ लिखनी है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख दिया है थोड़ा बहुत कर्तव्यों का निर्धारण, जो यहाँ से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती है। तो देखो कर्तव्यों का निर्धारण ये आप दोनों लिख लेना। यहाँ से जितनी भी हमारी हेडिंग है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। कर्तव्यों का निर्धारण क्या है ये सब मैंने इसके अंदर बता दिया कि कैसे उसको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है और उसे क्या करना है, वो सब पूरा इसको बताया जाता है। उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग संबंध स्थापना में यही है कि जॉब असाइन करने के बाद उस जॉब को पूरा करने के लिए हमें उस एम्प्लॉय को कुछ अधिकार भी देने होंगे जिससे वो अपनी जॉब भी सही ढंग से कर सके। और अधिकार और दायित्व को उसको सोपान श्रृंखला की, मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसके अधिकार कहाँ तक सीमित है और कहाँ तक सीमित नहीं है। और उस एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर लेना है और किससे ऑर्डर देना है, मतलब किसको रिपोर्टिंग देनी है और किससे रिपोर्टिंग लेनी है। उसके बाद महत्व है जो मैंने आपको बताया, विशिष्टीकरण। संगठन में हम काम को सभी की योग्यता के अनुसार बांट देते हैं। इससे हर वर्कर को काम फिक्स हो जाता है, मतलब हर जो वर्कर है, जितने भी वर्कर हैं, उसका काम फिक्स हो जाता है और वो उसी काम को बार बार करता है जिससे वो उसका स्पेशलिस्ट यानी कि एक्सपर्ट बन जाता है। फिर इसके कई लाभ कंपनी को मिलते हैं, जैसे काम की पुनरावृत्ति यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होती, टाइम कम लगता है और वर्कर की जो है कार्यकुशलता बढ़ती है। उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है। अगर आपको समझ में तो आ ही जाएगा क्योंकि बहुत इजी वे में लिख रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा है कि कैसे हमें कहाँ पर किसको अलॉट करना है, मतलब क्या क्या काम है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे काम है उसको कौन व्यक्ति कर सकता है, यानी कि अलॉट का काम देखेंगे। अलॉट का मतलब होता है, अलॉटिंग करना मीन्स स्टाफिंग करना, कि इस काम के लिए हमें इतने स्टाफ चाहिए, इस काम के लिए हमें इतने स्टाफ चाहिए, स्टाफ को कैसे लाया जाता है, चयन की प्रक्रिया क्या होती है, चयन और भर्ती में क्या डिफरेंस होता है, यही सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बात और, जिस भी बच्चे ने HRM पढ़ रखा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके लिए ये बहुत इजी होगा कि वो बता सके कि स्टाफिंग क्या होता है, क्योंकि जो हमने वहाँ पे पढ़ा था स्टाफिंग सेम हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टाफिंग अगर आप अपने आप से करना चाहो तो आप अपने आप से भी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी स्टाफिंग पे आपके लिए रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।